अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश लेक्चरर पास्ट पेपर 2015, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चरर इंग्लिश BS 17 स्केल 2015, पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। टाइम अलाउड 90 मिनट्स एंड मैक्सिमम मार्क्स थे 100। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पास्ट पेपर को। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, हु ऑथर्ड पियर्स पिलो मैन, चौसर, विलियम लैंगलैंड, सर थॉमस मॉलरे, जेफरी ऑफ मोनमोथ। तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर है विलियम लैंगलैंड। फ्रेंड्स, ये जो वर्क है पियर्स पिलो मैन, ये एक एलिगरिकल पोइम है, ठीक है। और ये जो एलिगरिकल पोइम है ना, ये 14th सेंचुरी के अंदर जो है वो पब्लिश हुई थी। और ये जो एक पोइम है ये एक ड्रीम विजन है, ठीक है। इसका जो बेसिकली जॉनरा है ये एक ड्रीम विजन है। और उसके अलावा ये लिखी गई थी 22 ड्रीम विजन के अंदर, जिसको हम पसिस बोलते हैं। आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, ठीक है फ्रेंड्स, जिसको हम पसिस बोलते हैं। ये एक ड्रीम विजन है और ये एक एलिगरिकल पोइम है। उसके अलावा इस पोइम को 22 जो है ड्रीम विजन्स उसमें डिवाइड किया गया है। ये एक सीक्वेंस है 22 ड्रीम विजन्स का, जिसको हम पसिस बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिलोंग्स टू रिलेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ क्रिएटिव जीनियसेस हुज ग्रेटेस्ट वर्क्स वर रिटन आफ्टर ही टर्न्ड 50। फ्रेंड्स, यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि वो कौन से क्रिएटिव जीनियसेस हैं जिनका जो ग्रेटेस्ट वर्क था वो लिखा गया था आफ्टर ही टर्न्ड 50, यानी कि 50 ईयर्स के होने के बाद उन्होंने अपना ग्रेटेस्ट वर्क जो था वो लिखा था। तो करेक्ट आंसर है जॉन मिल्टन। फ्रेंड्स, जॉन मिल्टन जो थे 1608 में ये पैदा हुए थे और 1674 में इनकी डेथ हुई थी। और ये एक ऐसे राइटर हैं जिनका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट और ग्रेटेस्ट वर्क था वो जब ये 50 ईयर्स के हुए, यानी कि इनकी एज 50 ईयर्स हुई, तो उसके बाद इन्होंने लिखना स्टार्ट किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु करेक्टराइज्ड अ मेटाफिजिकल कंसीट, अ स्ट्रेटजी, characteristics of John Donne's poetry? Confusion that avoids question of small accountability. Option B, self-definition through images. Option C, the linking of images from very different ranges of experience. Option D, the chaining of images representing solid and gaseous elements. तो correct answer है आंसर C, the linking image फ्रॉम वेरी डिफरेंट रेंजेस ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेते हैं। व्हाट कैरेक्टराइज अ मेटाफिजिकल कंसीट स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉन डन्स पोइट्री? करेक्ट आंसर है सी, द लिंकिंग ऑफ इमेजेस फ्रॉम वेरी डिफरेंट रेंजेस ऑफ एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the title to Milton's blank verse epic that is written in and critiques the epic tradition? फ्रेंड्स, कौन सा टाइटल है मिल्टन की ब्लैंक वर्स पोइम का जो कि लिखी गई थी और उसको क्रिटिसाइज भी किया गया था? तो करेक्ट आंसर है पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट जो है ये 1667 में पब्लिश हुई थी और उसके अलावा इसका जो सेकंड एडिशन था वो 1674 में पब्लिश हुआ था। और ये जो है जॉन मिल्टन का एक मास्टरपीस वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which poets collaborated on the lyrical ballad of 1798? करेक्ट आंसर है विलियम वर्डवर्थ एंड सैमुअल टेलर कॉलरिज, एस.टी. कॉलरिज, इनका फुल नेम है सैमुअल टेलर कॉलरिज। फ्रेंड्स, वर्डवर्थ जो थे, विलियम वर्डवर्थ जो थे, इनकी 1770 डेट ऑफ बर्थ थी और 1850 इनकी डेट ऑफ डेथ थी। और आप लोगों को ये बात ध्यान में रखनी है। उसके अलावा जो एस.टी. कॉलरिज हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1772 है, ठीक है। और 1834 इनकी जो है वो डेट ऑफ डेथ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
which poets asserted in practice and theory the value of representing rustic life and language as well as social outcasts, not only in pastoral poetry common before this poet's time but also as major subject and medium of poetry in general। तो करेक्ट आंसर है इसका विलियम वर्डवर्थ। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो बात है, विच पोइट असर्ट्स इन प्रैक्टिस एंड थ्योरी, ये जो बात है ये किसने बोली थी, किसकी पोइट्री में हमें नज़र आती है, विलियम वर्डवर्थ की। फ्रेंड्स, विलियम वर्डवर्थ की डेट ऑफ बर्थ जैसे मैंने आपको बताई 1770 और डेट ऑफ डेथ जो है वो 1850 है। और फ्रेंड्स, ये जो थे विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे ये नेचर पोइट थे। ठीक है, आप लोगों को ये बात ध्यान में रखनी है, ये नेचर पोइट थे और इनका जो ग्रेटेस्ट वर्क है वो द प्रील्यूड है। ठीक है, द प्रील्यूड, इनका आप मैग्नम ओपस कह लें। ठीक है, ये इनका एक ग्रेट वर्क है मैग्नम द प्रील्यूड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, Published together in 1609, Shakespeare's sonnet in number are the only direct expression of the poet's own feelings that we possesses for his plays are the most impersonal in all literature। Correct answer है 154। फ्रेंड्स, जो विलियम शेक्सपियर थे ना, उन्होंने 154 सोनेट्स लिखी थी। ठीक है, जो कि पब्लिश हुई थी 1609 के अंदर, और उनमें एक डायरेक्ट एक्सप्रेशन था पोइट्स की अपनी फीलिंग्स का। ठीक है, उनके जो अपना लाइफस्टाइल था, उनकी जो अपनी पर्सनल लाइफ थी, मतलब उसके बारे में उन्होंने ये सोनेट्स जो थी वो लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, स्लाविया प्लैथ वाज द वाइफ ऑफ, करेक्ट आंसर है टेड हग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द राइम of ancient mariner, two figures on the ship cast dice for the ancient mariner and the ship wins the mariner। करेक्ट आंसर है इसका, करेक्ट आंसर है लाइफ इन डेथ, लाइफ इन डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, Coleridge under subtle state of feeling including depression and irrational sense of guilt found an outlet in fantasy supremely in, correct answer है द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर एंड कुबलाई खान। ये जो वर्क्स हैं ये एस.टी. कॉलेज के ग्रेटेस्ट वर्क्स हैं। ठीक है, और ये जो वर्क था राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर, फ्रेंड्स ये जो वर्क है ये 7 पार्ट्स में लिखा गया था और इसकी टोटल जो लाइन थी वो 625 थी, सॉरी हाँ जी। ये जो वर्क है द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर, ये 7 हिस्सों में लिखा गया था, 7 पार्ट्स के अंदर ये वर्क लिखा गया था और इसके अंदर जितनी लाइंस थी वो थी 625। ठीक है, उसके अलावा ये जो वर्क है कुबलाई खान, हाँ जी, ये जो वर्क है ये भी एस.टी. कॉलेज का वर्क है और ये वर्क उन्होंने लिखा था 1797 के अंदर। 1797 में उन्होंने ये वर्क लिखा था, लेकिन ये वर्क जो है फ्रेंड्स पब्लिश हुआ था 1816 में। 1816 में ये वर्क पब्लिश हुआ था और ये जो पोइम थी कुबलाई खान, इसको 2 पार्ट्स में लिखा गया था, 2 स्टैंजास में लिखा गया था। ठीक है, 2 स्टैंजास में इसको लिखा गया था और आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वेयर यूथ ग्रोज पेल एंड सेप्टेड थिन एंड डाइज डैश हु इज कीट्स इन हिज ओड टू नाइटिंगेल रेफरिंग टू। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है फैनी ब्राउन। फैनी ब्राउन जो है वो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट्स वाज ऑफ द ओपिनियन दैट सम सर्टेनिटीज वर बेस्ट लेफ्ट ओपन टू इमेजिनेशन एंड दैट द एलिमेंट ऑफ डाउट एंड एम्बिग्विटी एडिड डैश एंड स्पेशलिटी टू अ कॉन्सेप्ट। तो करेक्ट आंसर है रोमांटिसिज्म, सी रोमांटिसिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेट एंड सरे इन 16th century imported द डैश इनटू द इंग्लिश लैंग्वेज। करेक्ट आंसर है पैट्रियार्कन सोनेट्स। फ्रेंड्स वेट जो थे ना, थॉमस वेट, फ्रेंड्स ये जो थे इनकी कोई भी पोइम उनकी लाइफ में पब्लिश नहीं हुई थी। ठीक है, और इसके अलावा ये हेनरी 8 के रेन के अंदर एक इंग्लिश एम्बेसडर भी रहे, यानी कि जब हेनरी 8 का दौर था, यानी कि उनका रेन था चल रहा, तो उस टाइम के अंदर जो थॉमस वेट है ना, ये उस टाइम के इंग्लिश एम्बेसडर थे।
ठीक है। और इन्होंने इनकी कोई भी पोइम जो है वो इनकी लाइफ टाइम में पब्लिश नहीं हुई थी। फ्रेंड्स नेक्स्ट फिगर है हमारे पास सरे। इनका फुल नेम है हेनरी हावर्ड अर्ल ऑफ सरे। हेनरी हावर्ड अर्ल ऑफ सरे। फ्रेंड्स ये इनका फुल नेम है। और सरे जो हैं वो इंग्लिश लिटरेचर के अंदर पहले पोइट्स हैं जिन्होंने ब्लैंक वर्स को इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। ये लेके आए थे ब्लैंक वर्स इंग्लिश लिटरेचर के अंदर फर्स्ट टाइम, ठीक है। और ब्लैंक वर्स के अलावा इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पोइट्री को भी बढ़ोतरी दी थी। उसके अलावा इनको फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट भी कहा जाता है, ठीक है। जो सरे हैं ना, हेनरी हावर्ड अर्ल ऑफ सरे जो हैं, उनके लिए ये स्टेटमेंट दी जाती है कि ही इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्रीने रिच ऑन जेनिफर्स टाइगर्स कंट्रास्ट द क्रिएटिव नीडल वर्क प्रोड्यूस्ड बाय ऑन्ट जेनिफर विद। करेक्ट आंसर है डेनिजन ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, ठीक है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी डेनिजन ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है Alexander Pope's dash recast a petty high society scandal as a mythological battle for the virtue of an innocent. करेक्ट आंसर है द रेप ऑफ द लॉक। फ्रेंड्स ये जो वर्क है अलेक्जेंडर पोप का, ये एक रिकास्ट ऑफ पैटी है, यानी कि ये एक हाई सोसाइटी के स्कैंडल को डील करती है, ठीक है। ये जो वर्क है ये एक मोक एपिक है, और मोक एपिक है और ये लिखी है अलेक्जेंडर पोप ने। और उसके अलावा ये जो वर्क है इसकी इंटरेस्टिंग बात ये है फ्रेंड्स कि ये वर्क जो है ये रियल इवेंट पे बेस्ड है, ठीक है। इसके अंदर जो इवेंट बताया गया है वो रियल इवेंट है, ठीक है। और इसको फर्स्ट पब्लिश किया गया था 1712 में, लेकिन इसका एक रिवाइज्ड वर्जन जो था उसको 1714 में पब्लिश किया गया, ठीक है। 1714 में पब्लिश किया गया। तो इस तरह ये जो वर्क है ये ग्रेट जो है वो मोक एपिक है जो कि डेडिकेट की थी अलेक्जेंडर पोप ने जॉन कार्लाइल को, ठीक है। जॉन कार्लाइल को उन्होंने ये वर्क डेडिकेट किया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश वॉज एन एग्जाइल एट ईटन अ रेवोल्यूशनरी थिंकर एन इंटेलेक्चुअल फॉर वूम टू थिंक वॉज नॉर्मली टू डू। फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है शैली। शैली जो है वो वाज एक एग्जाइल एट ईटन अ रेवोल्यूशनरी थिंकर एंड इंटेलेक्चुअल फॉर वूम टू थिंक वाज नॉर्मली टू डू। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पीबी शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनर्जी विजन एंड म्यूजिक ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग इंग्लिश लिरिक पोइट्स शैली आर एग्जाम्प्लीफाइड इन डैश एन एलिजी फॉर जॉन कीट्स। करेक्ट आंसर है एडोनिस, डी एडोनिस। फ्रेंड्स एडोनिस जो वर्क है पीबी शैली का, ये जो वर्क है एडोनिस, ये अपीयर हुआ था कीट्स की डेथ के बाद, ठीक है। 1821 में उनकी डेथ के बाद ये वर्क जो है वो पब्लिश हुआ था, अपीयर हुआ था। तो फ्रेंड्स इस वर्क के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो पीबी शैली थे उन्होंने ये एक मॉर्निंग की थी, एक एलिजी लिखी थी जॉन कीट्स की डेथ के ऊपर। शैली समझते थे कि उनकी जो वर्क है एंडीमोइन और उस पर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया, काफ़ी ज़्यादा उस पर तनकीद की गई, तो वो तनकीद बर्दाश्त नहीं कर पाए और इस वजह से जॉन कीट्स की डेथ हो गई। लेकिन फ्रेंड्स उनका ये भी लिटरेचर के अंदर माना जाता है कि उनको ट्यूबरक्लोसिस था, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई थी। लेकिन शैली समझते थे कि वो अपने वर्क्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म की वजह से इस दुनिया से चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्राइज क्लासीफाइज utterance into dash। करेक्ट आंसर है सिंगल मिनिमम फ्री utterance और सिंगल फ्री utterance नॉट मिनिमम। तो करेक्ट आंसर है बोथ ऑफ अबा, यानी कि ऑल ऑफ दीज। ये जो हैं ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो ठीक हैं, यानी कि फ्राइज क्लासीफाइज utterance into सिंगल मिनिमम फ्री utterance और into सिंगल फ्री utterance नॉट मिनिमम। तो करेक्ट आंसर है सी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अ वर्ड सेट ऑफ वर्ड्स फॉलोड बाय अ पास एंड रिवीलिंग एन इंटेलिजिबल पर्पस इज कॉल्ड बी
क्लॉज, ठीक है, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। द लेबल डैश डिनोट्स अ फॉर्म अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद अ सब्जेक्ट एंड अ प्रीडिकेट इज कॉल्ड, करेक्ट आंसर है सेंटेंस, ठीक है। द लेबल सेंटेंस डिनोट्स a group of words with a subject and a predicate is called sentence. Next question है question number 21। lexical unit in which two or more lexical morphemes are juxtaposed are called, correct answer है compound, option C compound is the correct answer। next question है dash themselves, myself, himself, herself, itself, ourselves और, करेक्ट आंसर है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, ठीक है। themselves, myself, फ्रेंड्स ये जो themselves हैं, myself, himself, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं इनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस बोलते हैं जो पोजेशन को शो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश वाज इंट्रोड्यूस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंचुरी बाय फर्डिनेंड डी सोसा, अ डेलिब्रेट रिएक्शन टू द हिस्टोरिकली ओरिएंटेड लिंग्विस्टिक्स ऑफ द 19th सेंचुरी। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है। जो फर्डिनेंड डी सोसा है ना, ये एक ग्रेट लिंग्विस्ट हैं, ठीक है, एक स्विस लिंग्विस्ट हैं ये, और सिम्यूटिशियंस भी हैं, ठीक है। इन्होंने क्या है स्ट्रक्चरलिज्म को फाउंड किया था, ये पॉइनियर हैं स्ट्रक्चरलिज्म के, ठीक है फ्रेंड्स। स्ट्रक्चरलिज्म जो एक थ्योरी है ना उसके ये एक पॉइनियर हैं, उसके अलावा ये एक क्या है, ये एक स्विस लिंग्विस्ट है, ठीक है, स्विस लिंग्विस्ट है ये, और ये फाउंडर हैं स्ट्रक्चरलिज्म के, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो थ्योरी है ना स्ट्रक्चरलिज्म, ये फाउंडर मतलब कि ओरिजिनेट की गई थी फ्रांस के अंदर, और ये फर्डिनेंड की जो थ्योरी है ना लिंग्विस्टिक थ्योरी उस पे बेस है, ठीक है। जो फर्डिनेंड डी सोसा की लिंग्विस्टिक थ्योरी है ना उस पर ये थ्योरी बेस्ड है, और ये फ्रेंच या फ्रांस से ये ओरिजिनेट हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स, ये एक थ्योरी जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डैश आर कॉन्सोनेंट्स फॉर विच द फ्लो ऑफ एयर इज स्टॉप्ड और रिस्ट्रिक्टेड बाय द टू लिप्स, करेक्ट आंसर है बायलेबियल। फ्रेंड्स बायलेबियल वो मतलब कि हमारे पास कॉन्सोनेंट्स होते हैं जो हम जिनको जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो हमारी जो एयर फ्लो होता है वो स्टॉप हो जाता है या रिस्ट्रिक्ट होता है, ठीक है, जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन आती है। जैसा कि अगर आप बोलते हैं ना पी, आपके लिप्स जो हैं वो मतलब कि ऐसे जुड़ जाते हैं पी बोलते हुए भी, और जो ऑब्स्ट्रक्शन होती है एयर की वो हो जाती है। और बी फ्रेंड्स ये जो वर्ड्स हैं पी एंड बी, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं बायलेबियल्स हैं, कॉन्सोनेंट्स हैं, जिनको आप जब प्रोनाउंस करते हैं तो आपका जो एयर फ्लो होता है ना, फ्लो ऑफ एयर जो होता है वो स्टॉप हो जाता है या रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, ठीक है। तो जब आप पी बोलते हैं तो आप देखें कि आपके जो दोनों लिप्स हैं वो ऐसे मतलब कि रिस्ट्रिक्टेड कर देते हैं फ्लो ऑफ एयर को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ऑन लिंग्विस्टिक मैप अ लाइन इंडिकेटिंग द डिग्री ऑफ लिंग्विस्टिक चेंज इज कॉल्ड, करेक्ट आंसर है आइसोग्लोस, ठीक है, ऑप्शन सी आइसोग्लोस। फ्रेंड्स आइसोग्लोस एक ऐसी मतलब कि लाइन होती है, एक ऐसा मैप के ऊपर एक लाइन होती है जो कि बाउंड्री को शो करती है, ठीक है। तो इंडिकेट यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिकेट द डिग्री ऑफ लिंग्विस्टिक चेंज इज कॉल्ड आइसोग्लोस, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 अ कॉन्ट्रैक्ट लैंग्वेज अ मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट नेचुरल लैंग्वेजेस इज कॉल्ड, करेक्ट आंसर है पिजन, ऑप्शन डी पिजन। फ्रेंड्स पिजन क्या है, बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट लैंग्वेज है, एक मिक्सचर है एलिमेंट्स का फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज नेचुरल लैंग्वेजेस इज कॉल्ड पिजन। फ्रेंड्स अगर हमारे पास दो लोग हैं, एक जो है वो उर्दू बोलता है और दूसरा इंग्लिश बोलता है, ठीक है, और इंग्लिश बोलने वाले को उर्दू वाले की समझ नहीं आती और उर्दू बोलने वाले को इंग्लिश बोलने वाले की समझ नहीं आती, तो फ्रेंड्स उनके दरमियान में जो गुफ्तगू का एक ज़रिया होगा ना जिसके थ्रू वो आपस में बात करेंगे, जिस टाइप की भी लैंग्वेज को आपस में यूज़ करके वो मतलब कि कुछ उर्दू के लफ्ज़ बोलेगा, कुछ इंग्लिश के वर्ड्स बोलेगा, तो उसको जोड़ के वो एक अपनी बात समझाने की कोशिश करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पिजन बोलेंगे। तो उनकी जो कन्वर्सेशन से लैंग्वेज ड्रॉ होगी, जो लैंग्वेज क्रिएट होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, पिजन बोलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कंट्रैक्ट
डायलेक्ट लैंग्वेज है, एक मिक्सचर है एलिमेंट्स का फ्रॉम डिफरेंट नेचुरल लैंग्वेजेस, यानी कि उनकी नेचुरल लैंग्वेज इंग्लिश है और उनकी नेचुरल लैंग्वेज उर्दू है। तो वो अब दोनों लैंग्वेजेस को मिला के जो हमारे पास एक मिक्सचर बनता है बाकी लैंग्वेजेस, मतलब कि वो जो दरमियान वाली एक लैंग्वेज है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पिजन बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द स्मॉलेस्ट पार्ट्स ऑफ द एक्सप्रेशन एसोसिएटेड विद सम मीनिंग आर कॉल्ड। करेक्ट आंसर है स्टेम, ऑप्शन बी stems. The smallest part of expression associated with some meaning are called stems. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिंग्विस्टिक विच इन्वेस्टिगेट हाउ द पीपल स्पीक एंड यूज लैंग्वेज इन अ गिवन स्पीच कम्युनिटी एट अ गिवन टाइम इज कॉल्ड। करेक्ट आंसर है सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक। ठीक है, एक ऐसी लिंग्विस्टिक, मतलब कि लिंग्विस्टिक विच इन्वेस्टिगेट, जो इन्वेस्टिगेट करती है कि किस तरह लोग बोलते हैं और लैंग्वेज को यूज़ करते हैं एक गिवन स्पीच कम्युनिटी के अंदर एट अ गिवन टाइम, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ हेयरिंग एंड द परसेप्शन ऑफ स्पीच साउंड इज कॉल्ड। करेक्ट आंसर है ऑडिटरी फोनेटिक्स। ठीक है, ऑडिटरी फोनेटिक्स कहलाता है हेयरिंग की स्टडी को, या परसेप्शन जो है ऑफ स्पीच को हम बोलते हैं ऑडिटरी फोनेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्सोनेंट दैट इज प्रोड्यूस्ड विद अ स्ट्रिक्ट इज कॉल्ड। करेक्ट आंसर है प्लोसिव्स और स्टॉप्स। कॉन्सोनेंट दैट इज प्रोड्यूस्ड विद अ स्ट्रिक्ट इज कॉल्ड प्लोसिव और स्टॉप्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, अकॉर्डिंग टू ब्लूमफील्ड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउंड इनटू पैटर्न इज कॉल्ड। करेक्ट आंसर है फोनेटिक्स। ठीक है, ऑप्शन ए फोनेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोनीम, फोन, एलोफोन और द कॉन्सेप्ट ऑफ। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फोनोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33, व्हेन अ पिजन बिकम्स अ लिंगुआ फ्रैंका इट इज़ कॉल्ड। करेक्ट आंसर है क्रियोल। फ्रेंड्स, ऊपर जो हमने पिजन की बात की है कि पिजन किस तरह क्रिएट होता है, किस तरह प्रोड्यूस होता है, तो जब पिजन प्रोड्यूस हो जाता है तो वो एक प्रॉपर जो है उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन होती है उनकी, तो जब वो लैंग्वेज जो पिजन होती है उसको समझते हैं तो डायरेक्ट उस लैंग्वेज को बोलते हैं। ठीक है, तो उनकी वो मिक्सअप बच्चों की लैंग्वेज जो है वो हो जाती है, जो कि उनकी अगली नस्ल में जो है वो जाती है, तो उस लैंग्वेज को बोलते हैं क्रियोल। जब जो पिजन होता है वो एक लिंगुआ फ्रैंका बन जाता है, लिंगुआ फ्रैंका मीन्स कि कॉमनली बोलने वाली लैंग्वेज बन जाती है, तो उसको क्या नाम दिया जाता है, उसको क्रियोल का नाम दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, द ओपनिंग स्लॉट इन द सेंटेंस पैटर्न फिल्ड बाय अ नाउन फ्रेज और अदर नॉमिनल विच फंक्शंस एज द टॉपिक ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड। करेक्ट आंसर है प्रेडिकेट। ठीक है, ऑप्शन बी प्रेडिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूड इज रिलेटेड टू इलोक्यूशनरी फोर्स, मूड्स आर डैश। करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। मूड्स आर स्पीकर्स ओरिएंटेड, मूड्स आर सब्जेक्ट ओरिएंटेड, मूड्स आर ऑप्टिमिक। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्लेरियर वॉज इन्फ्लुएंशियल इन डिफाइनिंग रेडिकल। करेक्ट आंसर है स्ट्रक्चरलिज्म। स्क्लेरियल जो हैं वो एक इन्फ्लुएंशियल थे डिफाइन करने में रेडिकल स्ट्रक्चरलिज्म को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, a form of teaching writing in which learner are given step by step instruction is called। correct answer है guiding writing, option D guiding writing। next question है, another name for grammar translation method is dash। question आंसर है ऑप्शन सी डायरेक्ट मेथड। ठीक है, एक अदर तरीका जो है, एक अदर मेथड जो है वो ग्रामर ट्रांसलेशन का वो है डायरेक्ट मेथड। क्वेश्चन नंबर 39, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ग्रामेटिकल सेंटेंसेस इन द लैंग्वेज इज डैश। करेक्ट आंसर है पैरोल। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ग्रामेटिकल सेंटेंसेस इन द लैंग्वेज इज कॉल्ड पैरोल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40, द ओरल मेथड इज़ नॉट अ कंप्लीट मेथड इटसेल्फ डैश।
करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नेसेसरी पार्ट फ्रेज ऑफ द कंप्लीट मेथड। ठीक है, नेसेसरी पार्ट फ्रेज ऑफ द कंप्लीट मेथड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1948 फॉर हिज आउटस्टैंडिंग पायनियर कंट्रीब्यूशन टू प्रेजेंट डे पोएट्री। करेक्ट आंसर है टी.एस. एलियट, ऑप्शन सी टी.एस. एलियट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्चर एंड इंपीरियलिज्म इज अ सीक्वल टू डैश। करेक्ट आंसर है ओरिएंटलिज्म, ऑप्शन बी ओरिएंटलिज्म। यहाँ पे इसके स्पेल थोड़ी मिसस्पेल हैं, ओरिएंटलिज्म। ठीक है, ओरिएंटलिज्म। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्टेयर, पोप, स्विफ्ट एंड कैंट बिलोंग टू द फिलोसफिकल मूवमेंट ऑफ द 18th century that celebrated reason, clarity of thought and statement, scientific thinking and a person's ability to perfect oneness is correct answer है ऑप्शन सी रिफॉर्मेशन। ठीक है, वोल्टेयर, पोप, स्विफ्ट एंड कैंट बिलोंग टू द फिलोसफिकल मूवमेंट ऑफ रिफॉर्मेशन। ठीक है, रिफॉर्मेशन मूवमेंट से ये बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकन डिवोटेडनेस टू डैश वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइव्स रैपिड राइज इन द ब्रिटिश कोर्ट विच वॉन हर नाइटहुड। करेक्ट आंसर है हेनरी एट, ऑप्शन ए हेनरी एट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द डिफेंस ऑफ पोएट्री व्हाट डिड सिडनी एट्रीब्यूटेड टू पोएट्री। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अ रियलिस्टिक पावर दैट कैन नॉट बी मेड टू सीम लाइक मोर इल्यूजन्स एंड ट्रिकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन प्ले इज नॉट अ ट्रेजिक कॉमेडी। करेक्ट आंसर है विंटर्स टेल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, विंटर्स टेल इज नॉट अ ट्रेजिक कॉमेडी बाय शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, a delicate visual called dash operates in Oscar Wilde's importance of being earnest, crystallizing underlying meaning is underlying meaning। correct answer है imagery, ऑप्शन सी imagery। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Linda in Ibsen's A Doll's House provides a subplot by her relation with Krogstad, and she serves a foil and mole to dash who recognize through her that a woman is entitled to her own judgment and independent thought। फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है नोरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, GB Shaw was influenced by dash as the dramatist's play exactly titled Every Middle and Professional Class Superb in Europe। correct answer है Ibsen, Henrik Ibsen is the correct answer, option number C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटेम्प्रेरी ड्रामा saw Brecht create dash। correct answer है थिएटर ऑफ ऑब्जर्व्ड। ठीक है, ऑप्शन बी थिएटर ऑफ ऑब्जर्व्ड।